हेलो। इस पे बैठ जाइए, ये लड़की सेकंड बेंच पे बैठिए ना, इस पे तुम लड़की। चलिए, क्या हाल चाल है? एगो लड़की मैसेज कर रही है, समा परवीन। हाँ, समा परवीन क्या मैसेज कर रही है? बिट्टू सर का क्लास नहीं होगा। बिट्टू सर का क्लास तो हमारे बाद न होता है। बताइए, इतना दिन बैच अब खत्म होने वाला है कुछ दिन में। इसको अभी तक नहीं पता है किसका क्लास कब होता है। आवाज बढ़ा दो जी। अरे मेरा ही गला बैठ गया है, समझे? तो सुनिए, सबसे पहले एक दो सूचना। पहला सूचना, उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ गया। जो एग्जाम दिया था और ठीक ठाक तैयारी अगर होगा तो रिजल्ट हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों का अपने संस्थान से भी हुआ है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल जनवरी में होगा, जनवरी 2025। अब दूसरी सूचना बिहार पुलिस को लेकर के कुछ बात बता रहे हैं। और जो लोग, जिन भी लोगों का रिजल्ट हुआ है उनके लिए जरूरी है, जो बिहार पुलिस का फिजिकल करते हैं उनके लिए जरूरी है। और विशेष तौर पर उन छात्रों के लिए जरूरी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जो ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, मतलब जिस कैटेगरी में एनसीएल बनता है और जिस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस बनता है, उनके लिए जरूरी है। तो जो हम लिखाए हैं वो याद रखिए ना, विकास कुमार जी, जो हम लिखाए हैं वो याद रखिए। बाल बोल रहा है कटवा लेने के लिए ना? अच्छा ठीक है। ये सब आप लोग इतना पर्सनल लाइफ में काहे इंटरफेयर करते हैं महाराज? बताइए, हमारे बाल कटवाने का टेंशन बेचारा इसी को है। हाँ, तो अच्छा ठीक है, कटवा लेंगे। अब आप लोग का आदेश है तो कटवाइए लेंगे क्या जी? चलिए, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट सुनिए। बिहार पुलिस का परीक्षा सीएसबीसी करवाता है। सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा जो है, सुबह में 10-11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर के हम भी 15-20 मिनट के आसपास का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सिर्फ अपनी बात रखे, जबकि मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन अपनी बात रख करके मीडिया के एक दो सवालों का जवाब दे करके अपना डायरी उड़ी ले करके, पोथा पत्री ले करके निकल गए। तो सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है और उनका जो हाव भाव था, हम पूरा उनका जो है सुने हैं अभी। तो क्या है मामला? विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वालों के साथ फंस रहा है। एक तो उनका कहना था
कि जो बात नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो बात, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी के प्रक्रिया के तहत बहाली को संपन्न करवाया जाएगा। तो अब मामला फंस रहा है ईडब्ल्यूएस वालों के साथ, और नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आपके पास नहीं है तो सीएसबीसी के चेयरमैन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी छटाई हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएसबीसी के चेयरमैन का कहना है। और उनकी मनसा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बात करने का, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, आप भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और उनके बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा रीड करेंगे तो मतलब उनका ये मानना है कि नहीं, अगर किसी के पास 2022-23 का 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे नहीं लिया जाएगा। उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बात झलक रहा था। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वैसे छात्र जिनके पास, जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनके पास फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वही मान्य होगा। किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर का मान्य नहीं होगा। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया है कि नोटिफिकेशन जून 2023 में आया था, तो नोटिफिकेशन जिस समय आया था उस समय के पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जून 2023 से पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही आता है। रिजल्ट में भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और आज सीएसबीसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि फिजिकल एग्जाम 9 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 10 मार्च 2024 तक चलेगा। तो उसमें भी इस बात का जिक्र है 2025 तक, सॉरी 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक चलेगा। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी छटनी कर दी जाएगी। और हमको लगता है कि बिहार पुलिस में रिजल्ट हुए हजारों छात्र होंगे जिनके पास फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इस प्रकार के छात्र छट जाएंगे। सीएसबीसी के चेयरमैन के अकॉर्डिंग, उनके द्वारा जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, वो छात्र छट जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब समस्या एनसीएल को लेकर भी है। नॉन क्रीमी लेयर, खासतौर पर ओबीसी समुदाय के लोगों को एनसीएल बनवाना पड़ता है और ईबीसी समुदाय के लोगों को एनसीएल बनवाना पड़ता है। तो एनसीएल को लेकर जो सीएसबीसी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है वह अस्पष्ट है। जहां तक हम समझ पाए हैं वो अस्पष्ट है। एनसीएल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन ऐसे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन एक सवाल सीएसबीसी के चेयरमैन से यहां पर बनता है। सीएसबीसी के चेयरमैन से यह सवाल बनता है कि जो छात्र अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस छात्र के पास 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है,
जिस छात्र के पास 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो जब छात्र 2024-25 में गरीब है, 2023-24 में गरीब है, तो 2022-23 में वो गरीब नहीं रहा होगा। ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो 2022-23 में ही गरीब था, अब वो गरीब नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इस आधार पर, यानी जिसके पास फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट है उसको हम लेंगे, और जिसके पास नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। इस आधार पर विद्यार्थी का छटनी किया जाना ये एकदम से उचित नहीं है। जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब है। ऐसा नहीं है कि पहले वो अमीर था आज गरीब हो गया है। तो ये एक सवाल बनता है सीएसबीसी के चेयरमैन से। खैर वो तो सवालों का जवाब देते हैं नहीं, लेकिन ये एक सवाल बनता है, और इस सवाल के आधार पर वैसे छात्र जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो सीएसबीसी के चेयरमैन से सवाल कर सकते हैं। अब दूसरा है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। देखिए बहुत लोग एनसीएल समझते होंगे और नहीं समझते होंगे। देखिए ओबीसी समुदाय में और ईबीसी समुदाय में वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है और ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उन्हें ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। तो जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ चाहिए उसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वर्ष का जिक्र नहीं किया है कि आपको फलना वर्ष का एनसीएल चाहिए। सीएसबीसी के चेयरमैन ने भी बोला है कि पिछले एक साल के भीतर का एनसीएल चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि आज से पिछले एक साल या जब नोटिफिकेशन आया था तब से पिछले एक साल, इस बात को सीएसबीसी के चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर नहीं किया है, जबकि उनको इस बात को क्लियर करना चाहिए था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर के देखिएगा, जैसे कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस को लेकर कहा फाइनेंशियल ईयर 2022-23, लेकिन एनसीएल को लेकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी से पिछले एक साल का या जब नोटिफिकेशन आया था तब से पिछले एक साल का। लेकिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि जिस टाइम में नोटिफिकेशन आया था उस समय छात्रों के पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस आधार पर अगर आप जाइएगा तो जून 2023 में जब नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस का, उससे पहले के पिछले एक साल का एनसीएल होना चाहिए। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट नहीं किया कि आज से पिछले एक साल या नोटिफिकेशन आने से पिछले एक साल। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में भी जो लिखा गया है विगत वर्ष लिखा गया है, मतलब पिछले साल लिखा गया है। वहां पर भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि एनसीएल सर्टिफिकेट जो है 2024 का चाहिए, 2023 का चाहिए, 2022 का चाहिए। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, तो एनसीएल को लेकर के जो है हमको लगता है कि बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि 2022 का चाहिए, 2023 का चाहिए या 2024 का चाहिए। अगर मान लिया जाए यहां पर भी आरक्षण का आधार तो आर्थिक ही है आरक्षण का आधार, तो अब कोई ओबीसी कैटेगरी का छात्र 2024 में गरीब है तो ऐसा थोड़े है कि 2022-23 में वो अमीर होगा, वो तो अभी भी गरीब ही है। तो इस आधार पर जो है सीएसबीसी के चेयरमैन से प्रश्न किया जा सकता है और इस आधार पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और एक बात आप विश्वास मानिए, हम आपके टीचर हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं,
हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए, कोई आपके लिए सच पूछिएगा ना, कैमरा पर चेहरा चमकाने के लिए हम भी बोल देंगे कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए प्राण दे देंगे, हम आपके लिए किडनी निकाल के दे देंगे। लेकिन सच ये है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध से महाराज सीखिए ना, महाभारत के युद्ध से क्या सीखना है? इस बात को सीखना है कि भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, तो क्या भगवान कृष्ण पांडव के लिए युद्ध लड़ दिए? नहीं, भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ पांडव को रास्ता दिखाए, लेकिन युद्ध पांडवों ने लड़ा है, युद्ध अर्जुन ने लड़ा है, युद्ध नकुल ने लड़ा है, युद्ध सहदेव ने लड़ा है, युद्ध भीम ने लड़ा है। तो हम या हम आपको इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, मतलब आप मेरा नारा लगाने लगे, रोशन आनंद जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फलनाबाद, चिलनाबाद, मतलब इमोशनली हम आपको ब्लैकमेल करने के लिए, टीचर सब क्या करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कह देगा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, इंक्लूडिंग हम भी बोल रहे हैं, हम भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। हम ज्यादा से ज्यादा या कोई भी ज्यादा से ज्यादा आपको रास्ता दिखा सकता है। आपकी लड़ाई है, समस्या आपके साथ है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वालों, समस्या आपके साथ है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। भले आप हमारी आलोचना करें, आप हमारा समर्थन करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच यही है कि कोई भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपके लिए जो है अपना बलि वो नहीं चढ़ा सकता है, चाहे हम हो या कोई भी हो। तो सब लोग ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर के वीडियो बना रहा है, हम फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे, सब एक प्रकार से नंगा नाच कर रहा है यूट्यूब पे, समझ गए। लेकिन आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, लड़ाई आपकी है और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो या फिर कलयुग हो। भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था, राम को लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ा। भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा कोई नहीं गया था। सीता को पाने के लिए भगवान राम स्वयं लड़ाई लड़े थे, और महाभारत के युद्ध में पांडव स्वयं लड़ाई लड़ा था, समझ गए। अब इतना स्पष्ट तो कर दिए, लेकिन फिर भी अब आपके मन में जो भी विचार होगा वो आप अपना करते रहिए, समझ गए बात को। तो आइए, तो जिसके पास नहीं है, सीएसबीसी के चेयरमैन के कहने के अकॉर्डिंग वो लोग फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे। इससे पहले भी सीएसबीसी ने 689 एक्साइज बिहार पुलिस रिजल्ट में सैकड़ों छात्रों को डॉक्यूमेंट नहीं होने के आधार पर छांट दिया है। अगर 689 एक्साइज वाला रूल रेगुलेशन इसमें भी लागू रहा, सैकड़ों नहीं, हजारों छात्र छटेंगे, हजारों छात्र छटेंगे, बाहर हो जाएंगे। और इसी वजह से हम आपको पिछले कई समय से बोल रहे हैं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं होता है, हर वर्ष का एनसीएल बनाइए, हर वर्ष का ईडब्ल्यूएस बनाइए, जो मांगेगा वो दे दीजिएगा। बात समझ रहे हैं। अब कुछ लोग यूट्यूब पे आके कह रहे हैं कि बिहार दरोगा में ये एनसीएल ईडब्ल्यूएस का समस्या इस बार नहीं हुआ, तो बिहार पुलिस में भी नहीं होगा। तो बिहार पुलिस अलग चीज है और बिहार दरोगा अलग चीज है। बिहार पुलिस का परीक्षा कंडक्ट करवाता है सीएसबीसी, उसका अपना रूल रेगुलेशन है, और बिहार दरोगा का एग्जाम कंडक्ट करवाता है बीपीएसएससी बोर्ड, उसका अपना रूल रेगुलेशन है। जैसे लोकसभा है,
लोकसभा का अपना रूल रेगुलेशन है, राज्यसभा का अपना रूल रेगुलेशन है, वैसे ही दोनों बोर्ड का अपना रूल रेगुलेशन है और हर बोर्ड अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार चलता है। और बहुत टीचर तो इसी आधार पर जो है विद्यार्थी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि जब इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा, हम आपके लिए पल्ला चिल्ला ढेकना कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। लेकिन हां, अगर छात्र 1,07,000 छात्रों का रिजल्ट हुआ है, अगर छात्र अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है तो सीएसबीसी को झुकना पड़ेगा। ऐसे तो पुष्पा कहीं नहीं झुका है, लेकिन बिहार में आकर जरूर झुका है, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के कारण ही कुछ भी हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। आइए देखिए, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिए थे और जिन लोगों को मालूम नहीं है वो जान लीजिए। अब ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों साथ साथ चल रहा है। ज्योग्राफी 3 दिन हो रहा है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और पॉलिटी 2 दिन हो रहा है, सोमवार और बुधवार। क्योंकि पॉलिटी बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ लिए हैं, 60-70% पढ़ लिए, इसी वजह से 2 रोज, और ज्योग्राफी शुरू ही किया इसी वजह से 3 रोज। देखिए स्पष्ट इसलिए कर दिए क्योंकि बहुत को नहीं पता रहता, बहुत लोग जो है डेली नहीं क्लास करता है, स्पेशली ऑनलाइन वाले लोग, बहुत आज करेगा बहुत कल करेगा। इसी वजह से इस बात को जो है 1-2 सप्ताह तक हमको बोलना पड़ेगा, तब सब लोग लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी शुरू कर चुके हैं और ज्योग्राफी के विषय में पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के विषय में पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किए थे, उसका सिलेबस बता दिए थे और पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किए थे, भारत एक परिचय, और पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। और कुछ बात को पिछले क्लास में स्पष्ट किए थे, जो कुछ बात को पिछले क्लास में स्पष्ट किए थे उन बातों में से हमने एक इस बात को स्पष्ट किया कि जो है आपको भारत कौन गोलार्ध में है और भारत कौन देशांतर में है, इस बात को स्पष्ट किए थे ना? नहीं किए थे? एकदम किए थे। भारत कौन गोलार्ध में, कौन देशांतर में? पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। चलिए ठीक है। अब देखिएगा कि बेसिकली जो हम लोगों को जानना है आगे हम लोगों को जानना है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। 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 देखिए, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है और पृथ्वी को कितने देशांतर रेखाओं में बांटा गया है।
अब पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है और 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। अब आप पृथ्वी को मानचित्र पर देख सकते हैं, पृथ्वी को ग्लोब पर आप देख सकते हैं। ग्लोब पर जब आप पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब पर जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो ग्लोब पर दो प्रकार का लाइन आपको नजर आएगा, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। मतलब ग्लोब पर जो है इस प्रकार के लाइन जो है आपको नजर आएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये ग्लोब है, इस पर एक इस प्रकार का लाइन आपको नजर आएगा, इस प्रकार का लाइन नजर आएगा। और ये जो लाइन है ये खड़ी लाइन है। और ग्लोब पर जो आपको खड़ी लाइन नजर आता है वो देशांतर है, वो देशांतर रेखा है। जब भी कोई भी ग्लोब आप देखते हैं तो ग्लोब पर विशेष तौर पर जो खड़ी लाइन नजर आता है, जो खड़ी लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा हुआ नजर आता है, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। ग्लोब पर जो खड़ी लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर नजर आता है यह है आपको देशांतर रेखा। और दूसरा, ग्लोब पर एक आपको पड़ी लाइन नजर आएगा, ग्लोब पर एक आपको इस प्रकार का लाइन नजर आएगा, समझ गए? तो ये पड़ी लाइन है। और ये जो पड़ी लाइन नजर आता है यह है आपको अक्षांश, यह है आपको अक्षांश। या फिर ग्लोब पर जो लाइन आपको पड़ी और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर नजर आता है वही है आपको अक्षांश रेखा। और पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांश और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांश और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। अब जैसे कि यहां पर मानचित्र लगाना चाहिए, पता नहीं लगाया है या नहीं लगाया है। हां, यहां पर देखिए, इस मानचित्र पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। इस मानचित्र पर थोड़ा आप गौर करेंगे तो देखिए इस प्रकार का लाइन नजर आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है। फिर एक लाइन इस प्रकार से नजर आ रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया है। तो किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर जो लाइन उत्तर से दक्षिण या खड़ी लाइन खींची गई है यही है देशांतर रेखा। और जो लाइन पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम या पड़ी लाइन खींची गई है यही है आपको अक्षांश रेखा, यही है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। देखिए आपको ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उस अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी के केंद्र से होकर, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उस अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इससे ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री के बाद आपको 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नजर आएगा, फिर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नजर आएगा, फिर आपको इसी प्रकार से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नजर आएगा, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नजर आएगा,
फिर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नजर आएगा, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस प्रकार से 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा नजर आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा आपको नजर आएगा। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक आपको नजर आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक नजर आता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। लेकिन आप मैथ पढ़ते होंगे, हमको लगता है 5वां 6वां में ही 7वां में बताया जाता है लाइन किसे कहा जाता है, पॉइंट किसे कहा जाता है, 5 6 में बताया जाता है हमको लगता है। तो लाइन और पॉइंट में अंतर होता है, लाइन और पॉइंट में अंतर होता है। लाइन यानी रेखा, पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु और रेखा में अंतर होता है, समझ गए। तो अब आप देखिएगा कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव यानी जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो लाइन नहीं है बल्कि वो पॉइंट है। वो लाइन नहीं है बल्कि वो पॉइंट है, मतलब वो रेखा नहीं है बल्कि वो बिंदु है। तो कुछ भूगोल वेत्ता 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करता है। भूगोल वेत्ता 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करता है। तो जो आपको 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा है उसमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को काउंट नहीं किया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया कितना, 89, 89। कितना हो गया, 89। उसी प्रकार जब आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे आते हैं, दक्षिण आते हैं, तो यह दक्षिणी गोलार्ध है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा आपको मिलेगा। और जिस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उसी प्रकार से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है, वह भी एक प्रकार का पॉइंट है, उसे भी अक्षांश रेखा में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 यानी 89। तो 89 अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और 89 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। और एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 89 प्लस 1 आपको हो जाएगा 179। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 179। अब देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में भारत है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भारत है। अब उत्तरी गोलार्ध में तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। तो आखिरकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में भारत है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में जो भारत है, उस बीच में भारत की उपस्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहां तक है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत की जो उपस्थिति दर्ज होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए यह 0 डिग्री है
और यह 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में ही भारत है। और इस बीच में भारत की जो उपस्थिति दर्ज होती है, इस बीच में भारत की उपस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में दर्ज होती है। यानी भारत अक्षांशीय तौर पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत अक्षांशीय तौर पर उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैली हुई है। और इसके बाद इस चीज को हम यहां पर लिख भी देते हैं। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा भारत इसी बीच में है। अब आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी बीच में जैसे 10 और 30 के बीच में 20 आता है, हां या ना? यानी 10 और 30 के बीच में 20 नहीं आता है, आता है ना जी। उसी प्रकार से जो है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है। इस बीच में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है। और आप हमको बताइए कि इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा या नहीं आएगा? एकदम आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब जब भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, इसी बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो क्या भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती होगी या नहीं गुजरती होगी? एकदम गुजरती है। यानी भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, यानी भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो विश्व मानचित्र पर अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि जो लाइन हम आपको खींच रहे हैं यह है आपको कर्क रेखा। जो लाइन हम आपको अभी खींच रहे हैं यह है आपको कर्क रेखा। और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और इस विश्व के मानचित्र पर अपना देश भारत यहां है, अपना देश भारत यहां है, यह है आपको भारत। और आप देख पा रहे होंगे भारत से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, क्योंकि ये लाइन कर्क रेखा ही है। और साथ ही साथ इस मानचित्र पर आप यह भी देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि कर्क रेखा सिर्फ और सिर्फ भारत से ही गुजरती है। ऐसा नहीं है कि कर्क रेखा सिर्फ और सिर्फ भारत से ही गुजरती है। कर्क रेखा सिर्फ और सिर्फ भारत से नहीं गुजरती है, बल्कि कर्क रेखा भारत के साथ साथ विश्व के
और भी कई सारे देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह हवाई द्वीप समूह से होकर गुजरती है, मेक्सिको से होकर गुजरती है, फिर आपको बहामास से होकर गुजरती है, फिर पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन तमाम देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसमें कर्क रेखा अपने देश भारत से भी होकर गुजरती है। और जब आप इस मानचित्र पर थोड़ा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि कर्क रेखा भारत से तो गुजर ही रही है, कर्क रेखा भारत से तो गुजर ही रही है, लेकिन कर्क रेखा पर जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। और कर्क रेखा भारत को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत या उत्तर भारत, और नीचे आइएगा दक्षिण भारत, नीचे आइएगा आपको दक्षिण भारत। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, जिस रूप में प्रश्न पूछा गया है उसी रूप में हम बोल रहे हैं और उसका ऑप्शन भी दे रहे हैं। आप आंसर टिक कीजिएगा क्या होगा। निम्न में कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन सी आकर्टिक रेखा। स्वाभाविक सी बात है, उत्तर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। यूपी के किसी एग्जाम में यह पूछा गया है, समझ गए? उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में यह पूछा गया है। अब एक बात तो आपको स्पष्ट हो गया कि कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब अगर कर्क रेखा की बात करें तो इस मानचित्र पर आप गौर करेंगे तो इस मानचित्र पर दो डॉट डॉट करके खींचा हुआ आपको नजर आएगा, एक उत्तर से दक्षिण और एक पश्चिम से पूरब। जो पश्चिम से पूरब ये डॉट डॉट करके लाइन खींचा गया है, यही आपको कर्क रेखा है, यही आपको कर्क रेखा है। और कर्क रेखा की हम लोग बात करें तो जो कर्क रेखा है यह भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। मिजोरम यानी कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब आप गिन लीजिए कितने राज्य हैं। तो गिनिएगा तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसको याद रखने के कई सारे ट्रिक है, हर कोई अपना अपना ट्रिक देता है, उसमें हम भी एक ट्रिक बनाए हैं जिसमें हर राज्य के प्रथम लेटर को ले लिए हैं और ज्यादा कुछ किए नहीं। और ट्रिक यह है, गरम, छाछ, पी, तृप्ति मिलेगी। इसमें देखिए, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल,
त्र से त्रिपुरा, मिलेगी में मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। तो ये हो गया। अब देखिए, कभी काल ऐसे भी पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों को पश्चिम से पूरब में सजाइए या पूरब से पश्चिम में सजाइए। इस मानचित्र को देख करके आप कह सकते हैं किधर पूरब है किधर पश्चिम है। अगर पूरब की हम लोग बात करें तो पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको पश्चिम से पूरब में सजाइए, पश्चिम से पूरब में सजाइए। तो पश्चिम से पूरब में सजाइए तो सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो इस ट्रिक को पश्चिम से पूरब के आधार पर ही हम सजाए हैं। और पश्चिम से पूरब के आधार पर अगर आपके दिमाग में है, याद है, तो अगर आपको पूरब से पश्चिम में पूछेगा तो आप निश्चित तौर पर जवाब दे दीजिएगा। पूरब से पश्चिम में सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इस ट्रिक को याद रखने का फायदा यह है कि एक तीर में 2 शिकार हो जाएगा। एक तो इस ट्रिक के माध्यम से एक तो आपको यह बात याद रह जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरा कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसका पश्चिम से पूरब में क्रम क्या है। और अगर आपको पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो गया है तो पूरब से पश्चिम में भी आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखने का यह फायदा है, समझ गए। अब आप देखिएगा, अगर बिहार एसआई एग्जाम की बात करें तो बिहार एसआई एग्जाम तो आज तक यही पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कौन राज्य से होकर गुजरती है और कौन राज्य से होकर नहीं गुजरती है। लेकिन बिहार पुलिस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो बिहार पुलिस एग्जाम इससे एक कदम आगे बढ़कर पूछा है। बिहार पुलिस एग्जाम क्या पूछा है? बिहार पुलिस एग्जाम क्या पूछा है? तो बिहार पुलिस एग्जाम यह पूछा है, निम्न में से कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? यह बिहार पुलिस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिलेगा तो आप देखिएगा, आपको यह प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए, अब कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा, उत्तर भारत। उत्तर भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये तमाम ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। देखिए, जिस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरी है वह ना तो कर्क रेखा के उत्तर में है ना कर्क रेखा के दक्षिण में है। अब उससे गुजरी है तो गुजरी है, वो राज्य ना तो कर्क रेखा के उत्तर में है ना वो राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों की अगर हम लोग बात करें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। अब यहां पर इतना आसानी से बिहार पुलिस प्रश्न भी नहीं पूछता है। एक कदम और आगे बढ़कर के बिहार पुलिस क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन तो यही था लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फंसाने का प्रयास किया। ऑप्शन कहां से उठा कर दिया था? तो ऑप्शन 7 सिस्टर वाले राज्यों से उठा कर दिया था। 7 सिस्टर वाले राज्यों से उठाकर दिया था। देखिए, भारत के उत्तर पूरब में जो ये 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है, ये जो 7 राज्य है, इन 7 राज्यों को
एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता के वजह से इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर, 7 बहनों वाली राज्य। इन 7 बहनों वाली राज्य में से 2 राज्य से होकर तो कर्क रेखा गुजरती ही है, और जो 2 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। लेकिन उसके अलावे जो 5 अन्य राज्य है, वो 5 अन्य राज्य कर्क रेखा के उत्तर में ही है। तो इस बात को क्लियर कट वे में इस बात को क्लियर कट वे में याद रखिएगा कि कर्क रेखा 7 सिस्टर के अंतर्गत 2 राज्यों से होकर तो गुजरती है। वो 2 राज्य, एक है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। बाद बाकी 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले जो अन्य 5 राज्य है, वो 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वो 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वो 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और लगे हाथ इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, सो रहे हैं हम, सत्यनारायण भगवान का कथा कह रहे हैं। अरे आपको नहीं बोलने, उधर गला में टाई और लगा करके सो रही है, महान आत्मा है इसे। चलिए, लगे हाथ इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप कि अपना बिहार अगर देखा जाए तो अपना बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में भी है, जैसे महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ये तमाम ऐसे भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये सभी ऐसे भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो कर्क रेखा से रिलेटेड हर बात हमने आपको क्लियर किया है। और देखिए, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी यह एक अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखा की अगर आप बात करेंगे तो अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु का मतलब होता है मौसम। वैसे देश जो निम्न अक्षांश पर है, जैसे वैसे देश जो 5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 15 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, वहां पर गर्मी अधिक होगा। और वैसे देश जो उच्च अक्षांश पर है, मतलब 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 70 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र वाला इलाका हो जाता है, वहां पर ठंडा अधिक होगा। तो अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु यानी मौसम, मौसम यानी ऋतु, ऋतु यानी गर्मी, ठंडा, बरसात। यानी अगर आप अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा जो है जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश रेखा की हम लोग बात करें तो जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु को प्रभावित करता है। अरे काहे सोते हैं, इतना कह देते हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके देख रही है, तैयो आंख बंद हो जा रहा है। सो करके आती ना है। अब दूसरा लड़की सो रही थी, उधर वो पीछे में सो रही थी। इधर जानते हैं, इसी वजह से हम नहीं देखना पसंद करते हैं, समझे। मतलब देखेंगे तो किसी न कोई नजर आ जाती है जो सो रही है क्लास में। घर पे क्या करते, बतियाते हैं किसी से का। अजीब वाले सब। और जानते हैं आज के डेट में हम देख रहे हैं लड़का से ज्यादा बुरा हाल लड़की का हो गया है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, अब पता नहीं पहले क्या होता था। मतलब जो है पहले होता था
लड़का ज्यादा हॉबी रहता था लड़की पे। नहीं, आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि लड़की जो है ना, मतलब क्या कहा जाए, अब हमको उतना नहीं समझ में आ रहा है ये कुछ यहाँ पर। है, हल्ला मत कीजिए। आइए देखिए, तो यहां तक जितना समझाए हैं उतना हम लोग याद कर लेते हैं। क्या विचार बताइए? भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक बार फिर से बताइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार, पूरे पृथ्वी को कितना अक्षांश रेखा में बांटा गया? कितना देशांतर रेखा में? 300। क्या कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है? क्या कर्क रेखा सिर्फ और सिर्फ भारत से ही होकर गुजरती है? नहीं ना, और भी कई देशों से होकर गुजरती है ना। इसके बाद कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसके बाद आगे बतलाइएगा, कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य से? अच्छा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ग से गुजरात, र से, म से, छ से, झ से, प से, त्र से, मी से मिजोरम। देखिए, इसी सब चीज का मैपिंग करना है। अगर आप मैपिंग कर लेते हैं, तो ये सब बात काफी क्लियर कट वे में आपके दिमाग में चला जाता है। और फिर अगर यहां से प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा, आपसे गलती नहीं होगा। तो मैपिंग इसी सब चीज का करना है। हमने तो जो पीडीएफ नोट में मैपिंग करके दिखलाया है वो तो ठीक है, उसके अलावे हम आपको एक ब्लैंक मानचित्र अवेलेबल करवा देंगे, या फिर आप लोग अपना ही ले लीजिएगा। उस पर इन चीजों का जो है मैपिंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा घर पे जाकर के जो है वर्कआउट कीजिएगा। तो हमको लगता है, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, आगे और भी कई सारे चैप्टरों में मैपिंग को लेकर के जो है हम आपको कहेंगे। तो यही सब चीज को मैप पे दिखाना है, मानचित्र पर दिखाना है, यही तो मैपिंग है। और मैपिंग है क्या? और तो कुछ नहीं है मैपिंग, समझ गए? अब इसके बाद आगे बताइएगा, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में? अच्छा, 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब बाद बाकी 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में? है? अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र कर्क रेखा के किस दिशा में है? दक्षिण ना? सिक्किम कौन दिशा में? उत्तर ना? अरे सिक्किम यहां है। भारत का सब राज्य सब मालूम है ना कौन कहां है? ये सब तो पता है। मतलब 6ठा 7वां में, 6 7 में बच्चा को ये सब पढ़ाया जाता है कि भारत के राज्यों का लोकेशन कहां है। हमको लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए।
मालूम है ना हो, तो ये नहीं ना बताना कि हे देखिए देखिए यहां गुजरात है, ऐसा बात नहीं ना है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैपिंग में यो दिखा है, देखिए ये देखिए यहाँ मध्य प्रदेश है, समझ गए, तो सब बच्चा वाला चीज सब है। आइए अब, तो जितना पढ़ा है तो उतना तो याद करवाइए दिए। और एक बात और बता दीजिए, जलवायु, जैसे कि कल डेली टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, खैर उस क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक बताए नहीं थे, लेकिन यहां पर थोड़ा हम हिंट दिए हैं। देखिए, जलवायु को अक्षांश रेखा प्रभावित करता है, लेकिन देशांतर रेखा प्रभावित नहीं करता है। जलवायु यानी मौसम के ऊपर देशांतर रेखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जलवायु को प्रभावित करता है अक्षांश रेखा। निम्न अक्षांश रेखा में गर्मी, उच्च अक्षांश रेखा में ठंडा। आगे भारत की जलवायु नामक चैप्टर में और भी इस बात को स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात को अपने दिलो दिमाग में जाने दीजिएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अगर देखा जाए तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन देशांतर रेखा जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है और देशांतर रेखा जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। ये जो लाइन हम आपको बोले हैं, ये लाइन और भी तब स्पष्ट होगा जब हम भारत की जलवायु चैप्टर को पढ़ाएंगे, समझ गए। तो फिलहाल सिर्फ दिमाग में इस बात को जाने दीजिएगा, समझिएगा भारत की जलवायु नामक चैप्टर में, समझ गए। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में किसका जलवायु पर प्रभाव पड़ता है? अक्षांश रेखा ना। किसका जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है? देशांतर रेखा का ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं देशांतर रेखा पर। देशांतर रेखा पर देखिए, एक है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो जो लाइन हम आपको अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन अभी हम आपको खींच रहे हैं, यही है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं पूर्वी देशांतर और बायां आते हैं पश्चिमी देशांतर। तो इधर आइएगा पूर्वी देशांतर और इधर आइएगा पश्चिमी देशांतर। तो अब 0 के बाद होता है 1, तो इधर पूर्वी देशांतर है, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑनवर्ड आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा देखने को मिलेगा। तो पूर्वी देशांतर में 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको देखने को मिलता है। तो अब भारत पूर्वी देशांतर में है और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। भारत पूर्वी देशांतर में है और पूर्वी देशांतर में भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। तो भारत
जो 0 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है, इस बीच में जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब इस बीच में एक आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 68 और 97 के बीच में 82.5 आएगा या नहीं आएगा? एकदम आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में एक देशांतर रेखा आता है, वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का काफी महत्व है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का महत्व क्यों है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारतीय मानक समय रेखा है, क्योंकि यह भारतीय मानक समय रेखा है। यानी इसका मतलब यह है कि इसी देशांतर रेखा के आधार पर भारत का समय निर्धारित किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर ही भारत का समय निर्धारित किया जाता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर भारत का समय निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। इसको और अगर एक्सप्लेन करें और सरल भाषा में कहे तो पहली बात तो यह है कि विश्व का कोई भी देश जो अपने समय का निर्धारण करता है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व का कोई भी देश जो अपने समय का निर्धारण करता है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। जैसे भारत अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर किया है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ब्राजील हो, दक्षिण अफ्रीका हो, विश्व का कोई भी देश हो, सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। तो जैसे अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करता है, वैसे ही देशांतर रेखा का महत्व तो कई दृष्टिकोण से है, लेकिन उसमें एक है देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा, भारत में अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शाम का 4:42 हो रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में 4:42 ही हो रहा होगा। भारत में आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में भी अभी 4:42 ही हो रहा होगा। तमिलनाडु में चले जाइए, वहां पर भी
वहां पर भी जो है 4:42 ही हो रहा होगा। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहां पर भी 4:42 ही हो रहा होगा। आप गुजरात चले जाइए, वहां पर भी 4:42 ही हो रहा होगा। आप लक्षद्वीप चले जाइए, वहां पर भी 4:42 ही हो रहा है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाइए, वहां पर भी 4:42 ही हो रहा होगा। आप बिहार में हैं, बिहार में भी 4:42 ही हो रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पर भी 4:42 ही होगा। यानी भारत का एकमात्र मानक समय रेखा है। कुछ देशों में कई सारे टाइम जोन होते हैं, कुछ देशों में कई सारे टाइम जोन होते हैं, कई सारे मानक समय रेखा होते हैं। कुछ देशों में कई सारे मानक समय रेखा होते हैं। जैसे अमेरिका में एक से अधिक टाइम जोन है, रूस में भी एक से अधिक टाइम जोन है। अमेरिका में कहीं पर 4 बज रहा होगा तो कहीं पर 3 बजता है। रूस में भी कहीं पर 2 बज रहा होता है तो कहीं पर 1 बजता है, कहीं पर 5 बज रहा होता है। तो भारत में तो सिर्फ एक टाइम जोन है। भारत में हर जगह एक ही समय होता है। लेकिन अमेरिका और रसिया जैसे देशों में एक से अधिक टाइम जोन होते हैं, एक से अधिक टाइम जोन होते हैं, एक से अधिक मानक समय रेखा होता है। लेकिन भारत में एक ही मानक समय रेखा है, वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहां पर जो समय होगा वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा। अब जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है। और इस मानचित्र पर जो एक डॉट डॉट करके लाइन खींचा गया है उत्तर से दक्षिण, यही है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आप देख सकते हैं कि यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी यह उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4 और आंध्र प्रदेश 5। यानी भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब इसमें इसको याद रखने का ट्रिक है मौका। MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। मौका M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। समझ गए बात को? अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको यह मिलेगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो कर्क रेखा है एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को काटती कहां है? तो एक दूसरे को यहां काट रही है और यह छत्तीसगढ़ है, यह छत्तीसगढ़ है। तो जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को
छत्तीसगढ़ में काटती है। ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा। इसके अलावे भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, इसके अलावे भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है और जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी गुजरती है और जिससे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। वो 2 राज्य में एक राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। एक राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। एक राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। ये देशांतर रेखा के विषय में हुआ। अब एक बात जो हम आपको बोले हैं कि विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। तो विश्व के सभी देश जो अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है, उसको जो है आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसे विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। लेकिन उससे पहले जितना बताए हैं, जितना समझाए हैं, आइए उतना याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आइए याद करते हैं। बताइए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए, जब भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से प्रश्न आए तो दिशा पर ऑप्शन में गौर करना है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इस पर गौर करना है। ऑप्शन में यह भी रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर थोड़े उत्तर होगा, पूर्वी ना उत्तर होगा। तो जब ये प्रश्न आए तो आंसर जब आप टिक करने जाते हैं तो दिशा, डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। डायरेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्शन को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आसान प्रश्न का भी उत्तर आप गलती करके आ जाएंगे। समझ गए? तो हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं भी मान लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ही आपसे पूछा, तो उसमें जो है डायरेक्शन ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, और भारत तो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, समझिए। इसके बाद आगे बताइएगा, कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? एक बार फिर से बताइए, भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां? इसके बाद भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री पूर्वी देशांतर? कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य? 5 राज्य ना। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और याद रखने का ट्रिक क्या है? क्या है? एम से, ओ से, यू से,
सी से, ए से। क्लियर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर? याद रखने का ट्रिक क्या है? एम से, ओ से, यू से, सी से, ए से आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? कहां काटती है? कहां काटती है? छत्तीसगढ़। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन से दो ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? आए? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और बात स्पष्ट है? चलिए, तो अब लगे हाथ। एक चीज और जानिए, लगे हाथ जो है, एक इस चीज को जानिए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा तक फैला हुआ है। ये भारत का पूर्वी भाग है और ये भारत का पश्चिमी भाग है। भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। एक बार फिर से समझिएगा कि भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। वहीं भारत का सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात है। गुजरात में स्थित गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। गुजरात में स्थित गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित गुहार मोती जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। गुहार मोती सरक्रिक में पड़ता है और सरक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। 1717 पोस्ट बिहार एसआई वाले वैकेंसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो सरक्रिक विवाद की अगर हम लोग बात करें तो जो सरक्रिक विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बतलाया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यह उत्तर है और यह दक्षिण है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल है। वह लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल है।
भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल है, और इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। वही भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से जो देखने को मिलता है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। कैप कैमोरीन है। तो भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, वही भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। लेकिन यह तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी विस्तार है, और हमने आपको भारत का जो अक्षांशीय विस्तार बतलाया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन अगर संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें, मतलब पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें, तो जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट, यह भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। यह भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। और अगर आप देखेंगे, भारत में एक केंद्रशासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार ही 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ग्रेट निकोबार ही 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर ग्रेट निकोबार स्थित है। और ग्रेट निकोबार में ही एक इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में ही एक इंदिरा पॉइंट है, और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और यह जो इंदिरा पॉइंट है, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो यहां पर गौर कीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर कहा जाए तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरीन, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जिसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। लेकिन संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जिसका विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। अब देखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे भारत की मुख्य भूमि में शामिल नहीं किया जाता है। इसी वजह से जब हम आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार बतलाए थे, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने आपको यह बतलाया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। समझ गए? तो भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु हम आपको बता दिए। लगे हाथ इसको हम लोग याद भी कर लेते हैं। समझ रहे हैं? यहीं पर मैपिंग में आप यह भी दर्शा सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। फिर आप मैपिंग में यह दर्शा सकते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। ये पीडीएफ नोट अगर कलर में छपेगा ना,
तो बहुत सारा मानचित्र हम इस पीडीएफ नोट में दिए हुए हैं, समझ गए। तो कलर में तो छपता है नहीं, समझे। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन मैपिंग आप ले लीजिएगा। और कल के क्लास का हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ब्लैंक पेज, ब्लैंक भारत का मानचित्र, ब्लैंक भारत का मानचित्र ले लीजिएगा और 3 गो चीज का मैपिंग करके आना है। कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसका मैपिंग करके आना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसका मैपिंग करके आना है। भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इसको मैपिंग करके आना है भारत के मानचित्र पर। और फोटो स्टेट वाले दुकान में जाइएगा, कहिएगा भारत का मानचित्र चाहिए, ब्लैंक और राजनीतिक, ब्लैंक और राजनीतिक। भौगोलिक दे देगा तो समझ में नहीं आएगा कौन राज्य कहां है, समझ गए। एक रुपया में देता है एक पेज, 1 रुपया में एक पेज देता है। तो 3 को खरीद लीजिएगा, तीनों जो है मैपिंग करके आइएगा, ठीक है। और कल जो है क्लास में एंट्री उस मैप के आधार पर ही मिलेगा। जो मैपिंग करके आइएगा, ए लड़का, ए कर तुम चेक करता है, चेक और करता है कि ना नहीं करता है। कल आई कार्ड चेक होगा लड़का लड़की दोनों का। और मैप 3 को मैपिंग करने के लिए बोले हैं। जिसके पास मैपिंग वाला होगा उसको क्लास में एंट्री देना, नहीं होगा तो मत देना, ठीक है। हाँ, एक मानचित्र में भी आप करके ला सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 3 गो मानचित्र अलग से होना चाहिए, एक मानचित्र में भी आप करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए आइए, अब भारत के सबसे पूरब में स्थित राज्य कौन है? भारत के सबसे पूरब में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूरब में स्थित राज्य, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। सर्किक विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। आगे बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष। एक बार फिर से बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए एक बात गौर कीजिएगा, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे और संपूर्ण शब्द जोड़ दे तब 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के साथ आपको जाना है। लेकिन अगर सीधा पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बात समझे? हाँ, अब जो है इतना ही रहने दीजिए। क्या क्या विचार? चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछना है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन, 129। चलिए दीजिए।
हे लड़की है, हे खड़ी हो, हे खड़ी हो जो। हैं? नहीं करते हैं? हैं? क्या बोल रही है जी? क्या बोल रही है? नहीं आई थी? बनाते रहिए बहाना, मेरा क्या लीजिएगा, मेरा थोड़े कुछ लीजिएगा। हे लड़की है, खड़ी हो। हाँ, है खड़ी हुई। अल्पकालीन, अल्पकालीन प्रतिभूतियों के बाजार को क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को और किस नाम से जाना जाता? साख बाजार। आप कहां बोले? आप थोड़े बोले, मैं बोले। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बाजार को क्या कहते हैं? पूंजी। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875। दलाल स्ट्रीट कहां स्थित? मुंबई में ना। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1990। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1992। 1992। सिंगापुर स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? सिमेक्स। सेंसेक्स सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1986। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 ना। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? 1972। 1972। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956। भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जनवरी 1956। बैठ जाइए। अच्छा क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन बैंक दीजिए। कल नहीं बढ़ाए थे होमवर्क? क्या बढ़ाए थे ना? तब 51 से 100। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहां स्थित? कर्नाटक ना। जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु किस नदी पर? गंगा ना। नीरज चोपड़ा कौन खेल से संबंध? चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय इतिहास। हिंद स्वराज के लेखक। मिल्क ऑफ मैग्नेशियन का पीएच मान 10.5। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में? मिजोरम। बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम ना। अनुच्छेद 123 में क्या है? हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना? दादा भाई
मूल कर्तव्य कौन अनुच्छेद में? 51 के क। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845। सियाचिन हिमनद कहां है? काराकोरम श्रेणी में। चलिए अगला होमवर्क सेट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पेज नंबर 441 से लेकर पेज नंबर 456, जिसमें क्वेश्चन है राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। यही आपका होमवर्क है। ओ हाँ, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 कितना क्वेश्चन है? 121। इकोनॉमिक्स का होमवर्क सोमवार को पूछेंगे। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 का होमवर्क सोमवार को पूछेंगे। चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। बात समझे? टाइम भी दे दिए हैं, 2 से 3 दिन का समय आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, 50 से 50 क्वेश्चन कर। ठीक है, मिलते हैं इससे आगे अगले क्लास में, यानी कल। हाँ होगा क्लास, होगा क्लास।